गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला क्लास में हम यूनिट फर्स्ट क्लास 12 का यूँ बोलिए यूनिट 6 हमने कंप्लीट कर लिया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला, है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम यूनिट 7 यानी 12th क्लास के हिसाब से देखें तो यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्लास 12 यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। समझ में आई बात। चैप्टर 5 है हमारा, वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। समझ में आई बात। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सबसे पहले हम लोग ये चीज जान लें कि हम इसमें इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस होता क्या है कि भाई जो पेरेंट से प्रोजेनी में जो ट्रेट्स कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, समझ में, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी, उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। वही जो ट्रेट्स ट्रांसफर हुआ है उसकी वजह से हमें कुछ न कुछ वेरिएशंस दिखेंगे। तो डिग्री बाय विच some differences appears, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। तो इसी चीज को हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि सारी दुनिया में जितनी भी स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से सिमिलर क्यों नहीं है। हम जितने भाई बहन हैं हम एक दूसरे से जस्ट कॉपी क्यों नहीं है, डिफरेंसेस क्यों हैं। या फिर कुछ क्लोन की अगर हम बात करें, आइडेंटिकल ट्विन्स की अगर हम बात करें, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के कॉपी है, क्या उसके फिंगर टिप से भी एक दूसरे के कॉपी होते हैं। तो ये सारी चीज को हम जानेंगे इस चैप्टर में। समझ में आई बात। तो आइए हम इसमें स्टार्ट करेंगे। क्या हम इसमें पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो ये जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं मेंडल साहब, जी.जे. मेंडल साहब। क्या है, जी.जे. मेंडल, ग्रेगोर जोहन मेंडल। ये बेचारे 22 जुलाई 1822 को पैदा हुए थे और ये डेथ हो गया था इनका 1884 में डेथ हुआ था इनका, है ना। बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1856 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया था। उनके बाद 1863 तक इन्होंने पाजम सटावम पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। उनके बाद 1865 में इनकी पब्लिकेशन, इनकी जो एक्सपेरिमेंट था इनका वो पब्लिश्ड भी हो गया। समझ में आई बात। उनके बाद ये बेचारे 1884 में इनका डेथ हो गया। अभी तक इनका जो एक्सपेरिमेंट था उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। समझ में आई बात। फिर उनके बाद 3 साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट, एक कॉरेन, हुगो डेवरी और टस्मार्क। ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर के दोबारा से रीडिस्कवर किया इनके एक्सपेरिमेंट को। कब रीडिस्कवर किया था, 1900 में, यानी 16 साल बाद, इनके मरने के 16 साल बाद। फिर जाकर के 1901 में इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो दोबारा से रीपब्लिश्ड हुआ। तो ये चीज़ें आपको कैसे याद रखनी है, कब क्या हुआ नहीं हुआ, इतनी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। बस ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कब पैदा हुए और कब गए। समझ में आए बात। अगर आपसे फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर कोई बोले तो फादर ऑफ जेनेटिक्स तो भाई यही है। लेकिन आपको अगर मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर कोई बोले, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप बोलेंगे बैटसन। क्या बोलेंगे, बैटसन, बैटसन बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि टर्म किसने दिया था तो ये भी आप बोलेंगे क्या, बैटसन साहब ने दिया था। समझ में आएगा। अगर मैं आपको एक चीज और बोलूं वो ये कि जेनेटिक्स से की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछे जेनेटिक्स क्या है, कोई पूछ ले, आपको ये कहना है कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डील करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को।
जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रोजेनी में डिफरेंसेस हुई तो क्यों हुई, है ना। ये बच्चा बाप से अलग है तो क्यों है, मदर से अलग है तो क्यों है, समझ में आए बात। इसीलिए कहा जाता है यार उसका बाप ऐसा था तो इसीलिए बेटा भी ऐसा ही है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं फैक्ट है, जेनेटिकल जो ट्रांसमिशन है, जेनेटिक ट्रांसमिशन, समझ में आए बात, वो कहीं ना कहीं चेन माने रखता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको बहुत सारे टर्म हम बताएंगे आपको। एलील की अगर मैं बात करूंगा, अभी मैं आपको एलील के बारे में भी पढ़ाऊंगा, एलील क्या होता है। तो एलील के बारे में आप इतना याद रखिएगा, अल्टरनेट फॉर्म है जीन का जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, सेम पोजीशन पर। जैसे एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, यहाँ पर अगर कैपिटल टी है तो यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी, या इधर स्मॉल टी, ये डजेंट मैटर, ये माने नहीं रखता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि सेम पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, जीन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एलील। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन, सेम लोकाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसे हम क्या बोलते हैं, एलील। आपको एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, होमोजाइगस, क्या पढ़ाऊंगा, होमोजाइगोसिटी क्या होती है। आपको मैं पढ़ाऊंगा हेट्रोजाइगोसिटी क्या होती है। होमोजाइगोसिटी होती है कि भाई जो क्रोमोसोम पर ट्रैट है, जो एलील प्रेजेंट है, वो एलील क्या हो, दोनों के दोनों एक ही जैसे हों। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल सी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। तो मतलब ये जाहिर सी बात है, हम होमोजाइगस को यूं बोल सकते हैं, होमो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, होमो मतलब सेम और जायगोट मतलब जायगोस, जायगोस मतलब जायगोट, तो मतलब सेम। तो मतलब जायगोट तो बना भाई बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, लेकिन उसके पास दो आइडेंटिकल फैक्टर है, एक फैक्टर, दो फैक्टर, दोनों आइडेंटिकल फैक्टर, कैपिटल टी और कैपिटल टी। लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या होगा, हेट्रोजाइगस भी सेम है कि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टू डिफरेंट गैमेट्स हैविंग टू डिफरेंट फैक्टर। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी, एक होगा कैपिटल आर, एक होगा स्मॉल आर, एक होगा कैपिटल सी, एक होगा स्मॉल सी, तो इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। समझ में आई बात। फिर आपको मैं फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बताऊंगा, जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बताऊंगा। फिनोटिपिक रेशियो वो है जो आपको फिजिकल, मॉर्फोलॉजिकली, फिजिकली, है ना, क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक, फिनोटाइप, फिनोटिपिक या फिनोटाइप। और जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक का कोड अरेंजमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक या फिर जीनोटाइप। समझ में आई बात। फिर हम मेंडल साहब की बात करेंगे। मेंडल साहब की प्लांट को ही, पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, और कोई प्लांट इनको नहीं मिला, कोई प्लांट नहीं मिला दुनिया में। फिर मैं आपको बताऊंगा भाई इन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें कुछ फायदे उनको दिखे। जैसे इजी है इसको कल्टीवेट करना, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, नेचुरल पॉलिनेशन, इसमें आर्टिफिशियल भी होता है बट बाय आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये इसकी अगर बात करें, इसके सीड के साइज बड़े होते हैं, इसके लाइफ स्पैन जो होते हैं, लाइफ साइकिल इसका बहुत शॉर्ट होता है, बहुत लार्ज नंबर प्रोड्यूस करता है, ये एनुअल होता है। ये सारे करैक्टर्स उनको अच्छे लगे, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को ले लिया, गार्डन पाजम सटाइवन पर उन्होंने वर्क किया। इन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रैट्स को लिया, मतलब टोटल जो करैक्टर इन्होंने चूज किया वो कितने 14। तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रैट्स, टोटल 14 लिया, टोटल 14 कैरेक्टर को, मतलब 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रैट्स को लिया। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूं, इन्होंने पी प्लांट में क्या क्या देखा। इन्होंने देखा भाई स्टेम हाइट को, स्टेम हाइट उन्होंने बोला भाई कुछ स्टेम हाइट जो है वो डोमिनेंट भी होते हैं और कुछ जो है वो क्या होते हैं, रिसेसिव भी होते हैं। डोमिनेंट उन्होंने बोला कि भाई स्टेम हाइट जो है वो क्या है, बोलिए जरा, टॉल, और टॉल को और जो रिसेसिव है वो क्या है भाई, ड्वार्फ। इस टाइप से। जैसे अगर मैं फ्लावर कलर की बात करूं तो वॉयलेट डोमिनेंट, व्हाइट रिसेसिव, ये मेंडल साहब ने चूज किया। फिर मैं आपको मोनोहाइब्रिड पढ़ाऊंगा।
डायहाइब्रिड पढ़ाऊंगा। मोनोहाइब्रिड में हम एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को लेंगे, वन पेयर ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, एक ही पेयर हम ले रहे हैं। डायहाइब्रिड की अगर हम बात करेंगे तो हम दो ले लेंगे भाई, जैसे दो में मेंडल साहब ने लिया था कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसका क्रॉस करवाया था स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो दो कैरेक्टर को हम लोग ले लेंगे। समझ में आई बात। फिर अगर हम ट्राइहाइब्रिड की बात करेंगे तो मेंडल साहब ने जो बताया था ट्राइहाइब्रिड के बारे में, तो उन्होंने क्या लिया था, तीन को ले लिया था। जैसे मैं यहां पे अगर लेना चाहूं तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल सी, इसी के साथ स्मॉल को उन्होंने ले लिया। तो ये पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसी के बेसिस पर नाम दिए जाते हैं। हाउ मेनी पेयर्स प्रेजेंट इन क्रॉस, उसे हम बोलेंगे डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड। F2 जनरेशन, F1 जनरेशन, ये काफी इजी है, अभी मैं सारा का सारा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक शुरू से, समझ में आई बात। चलिए सबसे पहले मैं सारी चीजें मेंशन कर दूं। जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहली बात मैं आपको, इसमें बहुत सारी बात मैं अभी बता भी रखा हूं आपको। अगर मैं इसमें सबसे पहली बात जेनेटिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, जेनेटिक्स भाई जेनेटिक्स है क्या, तो आपको अभी भी मैंने बताया कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो वो कैरेक्टर्स, वो ट्रैट्स जो कि अभी अभी पेरेंट्स से अपने प्रोजेनी में गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। और जो ये ट्रैट्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में गया है, जो ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में गया है, इसकी वजह से वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो डिग्री बाय विच अपीयर्स सम डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्या पूछा जाए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फिर क्या हो जाएगा, जीजे मेंडल। क्या हो जाएगा, जीजे मेंडल। ठीक है। अगर आपसे यूं पूछा जाए जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, तो कौन है भाई, बेटसन साहब। कौन है, बेटसन। ठीक है। एलील की अगर हम बात करें, ये सारी चीज जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, ये चीजें हमें आनी चाहिए सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए। तो हम बेसिकली जो हमारा पहला बोर्ड है, जो मैंने अभी यहाँ पे राइट किया, लिखा है, वो सब यहाँ पे भी मैं एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो एलील की अगर हम बात करें तो एलील है क्या, अल्टरनेट फॉर्म of a gene, alternate form of a gene which located on same position, same locus on homologous chromosome। इसको समझिए, क्या बोला कि एलील वो क्या, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन है जो कि सेम पोजीशन पर होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। ये एक क्रोमोसोम है, ये देखिए दोनों क्रोमोसोम एक जैसा है, थोड़ा बड़ा करके बताता हूं। आप यहां पे देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है। तो जिस ये क्रोमोसोम के इस पॉइंट पर और ये क्रोमोसोम के इस पॉइंट पर सेम पोजीशन, सेम होनी चाहिए। समझ में आई बात। मान लीजिए कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो यहां भी क्या, कैपिटल टी प्रेजेंट है। या फिर एक एग्जांपल यूं समझिए, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पॉइंट पर अगर कैपिटल टी है, यहां पर क्या है, स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो आपसे मैं क्या बताना चाहता हूं कि भाई ये जीन जो है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर यानी लोकाई पर प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो आपने क्या देखा कि एक अल्टरनेट फॉर्म है एलील। ये क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल टी, स्मॉल टी, सब एलील है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट होमोजाइगस की अगर हम बात करें, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें,
अगर मैं होमोजाइगस की बात करूं तो यहां पर इस वर्ड को पकड़िएगा। होमो का मतलब क्या होता है भाई? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। जायगोस, जायगोस का मतलब जायगोट। अब देखिए होमोजाइगस होता क्या है, तो होमोजाइगस क्या है कि ये जायगोट बनते हैं दो गैमेट के फ्यूजन की वजह से, यानी जायगोट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हैविंग टू आइडेंटिकल फैक्टर्स, जिसके पास जो आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, ये एलील्स हैं, दोनों एक ही जैसे हों। जैसे मैं अगर बताने की कोशिश करूं तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कैपिटल टी है तो दूसरा फैक्टर भी क्या है? कैपिटल टी। अगर फिर स्मॉल टी है तो दूसरा भी क्या है? स्मॉल टी। तो इस टाइप का आपको अगर कहीं भी दिख जाए, जैसे स्मॉल आर है तो स्मॉल आर है, जैसे स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई है, तो इस टाइप की कहीं भी आपको दिख जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन, यानी जायगोट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हैविंग टू आइडेंटिकल फैक्टर्स। क्लियर? अब अगर मैं हेट्रोजाइगस की बात करूं तो हेट्रो का मतलब क्या होता है भाई? डिफरेंट, और जाइगोस का मतलब वही चीज जायगोट है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि जायगोट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स हैविंग टू डिफरेंट फैक्टर्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एक मान लीजिए कैपिटल टी तो दूसरा स्मॉल टी, एक मान लीजिए स्मॉल टी तो दूसरा कैपिटल टी, मान लीजिए स्मॉल आर कैपिटल आर तो स्मॉल आर, मान लीजिए कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई। इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रो। आप क्या देख रहे हैं, इसमें एक डोमिनेंट ट्रेट है और इसमें जो है एक रिसेसिव है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो होमो और हेट्रो समझ में आया? जो सेम फैक्टर हो, जो सेम हो, दोनों एक ही जैसा हो, उसे हम होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, और जो डिफरेंट हो, दोनों आइडेंटिकल ना हो बल्कि डिफरेंट फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। ठीक है। अब आपको बार बार क्वेश्चन में आपने अगर लगाया होगा तो कई बार क्वेश्चन में ये बातें पूछी गई होंगी कि व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो मैं भी आपको डायरेक्ट मैं जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक ये सारे के सारे डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये कैसे समझेंगे कि ये फिनोटाइपिक रेशियो है, ये जीनोटाइपिक रेशियो है। तो फिनोटाइपिक आप उसको बोलेंगे जो कि आपका फिजिकल अपीयरेंस हो। जैसे मान लीजिए एक प्लांट का हाइट जो है वो क्या टॉल है, तो आप देख के क्या ड्वार्फ बोलोगे? क्या बोलोगे प्लांट है नाटा है? नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे टॉल है। तो ये जो हाइट है उसकी स्टेम हाइट टॉल, तो ये क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है। फिजिकल अपीयरेंस आप देख करके बता रहे हैं मोर्फोलॉजिकली कि ये टॉल है, तो ये हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइपिक है, फिनोटाइपिकली टॉल है। तो लेकिन अगर उसी की जेनेटिक कंस्टिट्यूट की बात करें, जेनेटिक अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वो जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। ठीक है। तो आइए मैं वही चीजें बता रहा हूं यहां पे कि फिनोटाइपिक एक्सटर्नल एंड मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जो आपको दिख गया वही आपने कह दिया। समझ में आई बात? तो वो फिनोटाइपिक रेशियो होगा। जीनोटाइपिक की बात करें तो यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी जेनेटिक मेकअप। समझ में आई बात? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीन जो वहां पर एलील के स्वाम में कैसे अरेंजमेंट है, उस चीज की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? जीनोटाइपिक। हाइब्रिड विगोर क्या होता है और हेटेरोसिस क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिड विगोर उसे बोलते हैं कि सुपीरियरिटी ऑफ स्प्रिंग इट्स ओवर ऑन देयर पेरेंट्स। उसके अपने पेरेंट्स से ज्यादा वो जो बेबी है, वो चिल्ड्रन है, वो सुपेरियर है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे बताया, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड विगोर। हाइब्रिड विगोर या हेटेरोसिस की अगर हम बात करें तो ये डेवलप्ड ड्यू टू हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक कैरेक्टर्स कैपिटल टी कहीं और से आया, स्मॉल टी कहीं और से आया,
दोनों आकर के एक जायगोट का फॉर्म हुआ। तो ये हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से ही हाइब्रिड विगोर हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोजेनी आपकी हाइब्रिड विगोर यानी क्या बोल सकते हैं सुपेरियर हो, तो आपको क्या करना, इनब्रीडिंग से आपको बचना होगा। आपको क्या करना है, हेटेरोजाइगस कंडीशन वहां पे फॉलो करना है, तो आपके वो प्रोजेनी जो है वो सुपेरियर हो सकते हैं। तो वही चीजें आइए मैं देखता हूं कि हाइब्रिड विगोर मतलब सुपेरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स। तो डेवलप्ड ड्यू टू हेटेरोजाइगोसिटी एंड लॉस ऑफ हाइब्रिड विगोर। हाइब्रिड विगोर का लॉस क्या होता है, ड्यू टू इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग जो होता है, इनब्रीडिंग, उसकी वजह से क्या हो सकता है, बोलिए जरा, आपको हाइब्रिड विगोर नहीं दिखेगा। समझ में आई बात, हाइब्रिड यानी कि जो चिल्ड्रेन की सुपेरियरिटी होनी चाहिए वो नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, अच्छा, ये लॉस ऑफ हाइब्रिड विगोर ड्यू टू इनब्रीडिंग, उसे ही हम बोलते हैं क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अरे भाई एक चीज और पता चल गई, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो बच्चे की सुपेरियरिटी होनी चाहिए थी, जो प्रोजेनी की सुपेरियरिटी होनी चाहिए थी, वो क्या हो गई, बोलिए जरा, लॉस हो गई। क्यों भाई, ड्यू टू इनब्रीडिंग। उसे हम क्या बोलेंगे, बोलिए जरा, हाइब्रिड विगोर। उसे हम क्या बोलेंगे, सॉरी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ में आई बात। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, कुछ नहीं देखा हमने। बोला जेनेटिक्स को बायोलॉजी का ब्रांच है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन से हम इसमें डील करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें देखिए इनहेरिटेंस हमने बता दिया, जो ट्रेस और कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, डिग्री बाय विच जो कैरेक्टर्स आया उसकी वजह से जो डिफरेंसेस हमें दिखेंगे इंडिविजुअल में, उसे हम वेरिएशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमने बात की कि टर्म बेटसन ने दिया है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, बोलिए जरा, जीजे मेंडल। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर आपसे पूछा जाए, क्या, मैं यहां पे लिख रहा हूं मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स है, थोड़ा फुल शॉर्ट फॉर्म यहां पे लिखा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आपको वही बेटेसन आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, बेटेसन। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स देखा, हमने एलील के बारे में पढ़ा, अल्टरनेट फॉर्म है जीन का जो कि सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में। हमने बोला फिर होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, समझ में आई बात। फिर उसके बाद हमने फिनोटाइप यानी फिनोटिपिक की बात की, जेनोटिपिक की बात की, हाइब्रिड विगोर की बात की, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात की। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मेंडलिज्म। किनके बारे में, मेंडलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने मुझे इतने प्यार से जेनेटिक्स से समझाया है और हमारा भी हक बनता है कि इनके बारे में हम सारी चीज़ पढ़ें और याद भी रहेगा। बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं ये, इतने अच्छे, इतने नेक साइंटिस्ट हैं, इतने प्यारे साइंटिस्ट हैं कि बिना नोबेल प्राइज लिए इस दुनिया से चल बसे थे। आइए हम पढ़ते हैं मेंडलिज्म। मेंडल साहब जो हैं उनका जो प्रॉपर नेम था वो था ग्रिगोर जोहन मेंडल। क्या था उनका नाम, ग्रिगोर जोहन मेंडल। ये बेचारे पैदा हुए थे 22 जुलाई 1822। कब पैदा हुए थे, 22 जुलाई 1822। डेथ हो गया इनका 1884 में। समझ में आई बात। अब ये पैदा तो कब हुए थे भाई, 1822 में, लेकिन ये साइंटिस्ट 1856 यानी या तो 1856 बोलिए या 57 बोलिए, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। 1857 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट हेरिडिटी का पाइजम सटाइवम यानी पी प्लांट पर इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और ये वर्क कंटिन्यू था 1863 तक यानी 19th सेंचुरी में। तो आप क्या याद रखें पहला पॉइंट कि इन्होंने 1856 में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था ऑफ हेरिडिटी ऑन पाइजम सटाइवम और ये कंटिन्यू रहा टिल 1863। आफ्टर दैट इन 1865 हिज एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड। इनका एक्सपेरिमेंट कब पब्लिश हुआ, 1865 में। उसके बाद 1884 में बेचारे चल बसे विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट, एनी नोबेल प्राइज ऑफ हिज वर्क। समझ में आए बात। ये अपने काम का बिना कोई क्रेडिट, कोई प्राइज, कोई नोबेल प्राइज लिए ही चल बसे। तो 1884 ही डाइड विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट। नेक्स्ट, आफ्टर दैट, आफ्टर 16 years ऑफ मेंडल्स डेथ, मेंडल साहब के डेथ के 16 साल के बाद, मतलब कि 1900 में, पूरी 1900 1900 में
ठीक है। तो 1900 में क्या हुआ, मेंडल साहब का जो पोस्टुलेट था उनको 3 साइंटिस्ट मिलकर के उनकी रीडिस्कवरी। तो वही चीज है, आफ्टर 16 years ऑफ मेंडल्स डेथ इन 1900 मेंडल्स पोस्टुलेट वर रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। क्या क्या था उन नाम साइंटिस्ट, एक कॉरेंस, एक हुगो डे व्रीज और एक टस्मार्ग, पता नहीं उनका थोड़ा सा लंबा नाम है, टस्मार्ग है उनका नाम। तो ये 3 साइंटिस्ट मिलकर के इनके बारे में, इनकी जितनी चीज़ें इन्होंने बताई थी, जितनी चीज़ों की इन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी, वो सारी चीज़ को दोबारा ये 3 साइंटिस्ट मिलकर के रीडिस्कवर्ड किए, ठीक है। फिर उनके बाद मेंडल्स रिजल्ट्स रीपब्लिश्ड इन 1901, 1901 में इनकी फिर जो रीडिस्कवर करने के बाद इनका रिजल्ट क्या हुआ, रीपब्लिश्ड हो गया और आज तक चला आ रहा है, पूरी दुनिया पढ़ी जा रही है। समझ में आई बात? तो क्या क्या इतना डिटेल आपको याद नहीं रखना है मेंडल साहब का, बस एक प्यार में, मोहब्बत में, है ना, मेंडल साहब के इतनी सी हम लोग चीज़ें याद रख सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम आते हैं कि मेंडल साहब ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो पायजम सटाइवम पर ही क्यों किया, पी प्लांट पर ही क्यों किया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया में और भी तो प्लांट थे। तो आइए अब हम अगला हेडिंग डालेंगे, वो हेडिंग हमारा होगा क्या, बोलिए जरा, कि रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। यूं बोल सकते हैं, रीजंस ऑफ सिलेक्शन पी प्लांट। पी प्लांट के सिलेक्शंस के जो रीजंस हैं, मेंडल साहब को क्या क्या उसमें दिखा। जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया था कि भाई उसके जो इजी टू कल्टीवेट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, उसके लाइफ साइकिल्स कम हैं, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेनी। समझ में आया? ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने देखा था, उसके सीड के साइज बड़े होते हैं। तो वो चीज़ें अभी हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी आज देखेंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, नोट डाउन कर लें भाई पहले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताई गई है, इसलिए बहुत खूबसूरत तरीके से इसको नोट कर लें ताकि आप कभी भी रिवीजन मारा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आइए, अब हमारा हेडिंग होगा, अगला हेडिंग क्या होगा बोलिए जरा? अगला हेडिंग होगा हमारा रीजंस सिलेक्शन पी प्लांट। रीजंस ऑफ सिलेक्शन पी प्लांट। समझ में आई बात? तो आइए, मेंडल साहब ने जितनी चीज़ें आपको बताए हैं, ये जितनी चीज़ें उनको अच्छी दिखी पी प्लांट में, वो सबको मैं यहाँ पे एक एक करके मेंशन करता हूँ। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या देख रहे हैं, मेंडल साहब ने जो सिलेक्ट किया पी प्लांट को, आखिर क्यों पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया? तो आइए हम लोग देखते हैं कि रीजंस फॉर सिलेक्शन पी प्लांट। पहला देखिए, एनुअल प्लांट है ये। क्या है? एनुअल प्लांट। 2 to 3 months लाइफ साइकिल है इसकी, और इन शॉर्ट पीरियड लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड, इसीलिए इनको सिलेक्ट किया। दूसरा रीजन देखिए कि हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं जो आपने यहाँ पे देखा हुआ सारा का सारा कि मेंडल्स स्टडी 7 पेयर्स, सारे के सारे उसमें पाए जाते थे। नेक्स्ट, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आई बात? नेक्स्ट, इजी टू कल्टीवेट, इसकी खेती करना इजी है। उसके बाद इसके सीड्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े बड़े इसके सीड्स होते हैं। समझ में आई बात? तो इस सब वजह से और भी कई ये हैं रीजंस हैं, लेकिन ये मेन जो 5 कितने बताया मैंने, 6 बताए हैं, ये बहुत ही मेन रीजंस हैं मेंडल साहब के पी प्लांट को सिलेक्ट करने के। समझ में आई बात? तो अब वही चीजें हम लोग देखते हैं कि मेंडल स्टडीज 7 कैरेक्टर्स, मतलब 7 पेयर्स। मतलब ट्रू ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक्चुअल में कितने कैरेक्टर को लिया था? 14 कैरेक्टर को उन्होंने लिया था, और लेकिन 7 पेयर्स में सबको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। जैसे अगर मैं बात करूं
वॉयलेट, टॉल, ड्वार्फ है, देखिए टॉल, वॉयलेट, एक्सियल, इन्फ्लेटेड, है ना, ग्रीन, राउंड, येलो, 7 हो गए। और इधर रिसेसिव फॉर्म में 7 है, तो टोटल कितने 14 कैरेक्टर्स है ना, जिसको 7 पेयर में इन्होंने स्टडी किया। तो अब मैं अगर यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो सीरियल नंबर आप पहला देखते हैं, स्टेम हाइट की अगर मैं बात करूँ तो क्या, टॉल, डोमिनेंट, रिसेसिव, ड्वार्फ। फ्लावर कलर की बात करूँ वॉयलेट, डोमिनेंट, वाइट। और फ्लावर पोजीशन की बात करूं तो एक्सियल कौन सा होगा, डोमिनेंट। पोर्ट शेप की बात करूं तो इन्फ्लेटेड। पोर्ट कलर की बात करूं तो ग्रीन, डोमिनेंट। और सीड शेप की बात करूं तो राउंड, डोमिनेंट। बाकी ये सब क्या है, रेसेसिव है। और सीड कलर की बात करूं तो येलो, डोमिनेंट, और ग्रीन क्या, रेसेसिव। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज याद रखनी है। जब मैं आपको डायहाइब्रिड क्रॉस करने बोलूंगा, जब मैं आपको ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करने बोलूंगा, जब मैं आपको बोलूंगा जीनोटिपिक रेशियो कितना है, जब मैं आपको बोलूंगा फिनोटिपिक रेशियो कितना है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी निकलें। क्योंकि सबको सिंबल से मैं वहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे टॉल की अगर मैं बात करूं, इसको क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। और जब मैं पुनेट स्क्वायर बताऊंगा या फिर फॉर्क लाइन में आपको बताऊंगा, तो जब उसमें आप देखेंगे तो आप तो निकाल लेंगे कि इतने इतने कैपिटल आर, कैपिटल वाई ये होगा, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई ये होगा। लेकिन पहचान आना चाहिए कि स्मॉल, कैपिटल ये क्या, कैसे कैसे इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। हमेशा मैं डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से बताऊंगा और रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से बताऊंगा। तो जब आप मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो उस वक्त ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, चलिए मेरे पास यहाँ पे जगह है, मैंने बचा रखी है ये जगह। आइए मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करता हूं। क्या बात करता हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वर्ड से आपको पता चल रहा ना, मोनो मतलब वन, हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग, क्रॉस मतलब क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो मोनो मतलब क्या होता है, वन। तो मतलब कि इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टर, है ना, इन एट अ टाइम, वन पेयर ऑफ ट्रेट्स एट अ टाइम इन अ क्रॉस। एक क्रॉस में हम एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लेंगे। समझ में आई बात। जैसे मेंडल साहब ने क्या लिया था, जैसे ये पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट बॉडी है, तो पेरेंट बॉडी का उन्होंने एक प्योर टॉल लिया। क्या लिया, प्योर टॉल। उसके बाद इसका क्रॉस करवाया एक प्योर ड्वार्फ से। समझ में आई बात। बहुत गौर से देखने की जरूरत है, बहुत ही गौर से। प्योर टॉल को उन्होंने कैपिटल टी से डिनोट किया और प्योर ड्वार्फ को उन्होंने स्मॉल टी से डिनोट किया, ठीक है। अब उन्होंने अगला काम क्या किया, दोनों का क्रॉसिंग ओवर करते ही उनको क्या रिजल्ट मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो भाई एक गैमेट इधर से, एक गैमेट इधर से, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। तो ये भी क्या है बच्चों, इम्प्योर टॉल। ये भी क्या है, टॉल है, लेकिन इम्प्योर टॉल है। समझ में आई बात। तो आप उन्होंने देखा कि जब हम एक प्योर टॉल लेते हैं और एक प्योर ड्वार्फ लेते हैं, अब दोनों का जब हम मिक्सिंग कराते हैं, क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, तो हमें जितनी भी यहाँ पे F1 जनरेशन में दिखते हैं, सबके सब कैसे दिखते हैं भाई, टॉल दिखते हैं। ये चीज मैं आपको भी बताऊंगा लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि जैसे ये दो है ना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी वाला, इसे ही एक्सप्रेस किया जाता है। इसी के पास है कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी। और ये रिसेसिव जो है ये क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। समझ में आई बात। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया मेंडल साहब ने कि ये जो हमारा F1 जनरेशन, ये तो पेरेंट जनरेशन था,
ये हमारा क्या निकला, F1 जनरेशन, फिलियल जनरेशन 1। फिर उनके बाद इन्होंने इसमें मिक्सिंग करा दिया, क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जाकर के सेल्फिंग कराया उन्होंने, किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग आपस में ही होते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल, इसी का मतलब सेल्फिंग करा दिया, तो सेल्फिंग हम कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का। सेल्फिंग कराने के बाद हमें जो F2 जनरेशन मिलेंगी उसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों मिलेंगे। जैसे मैं इसकी अगर बात करूं तो सेल्फिंग कराने के बाद तो एक प्योर टॉल मिलेंगी और दो इम्प्योर टॉल और एक ड्वार्फ। वो कैसे, मैं यहां पे पुनेट स्क्वायर से ड्रॉ करके दिखाता हूं। F1 जनरेशन की मैं क्या करा रहा हूं, सेल्फिंग, मतलब किसकी, इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग कराना हूं, ठीक है, सेल्फिंग यहां पे मैं लिख देता हूं, सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने के बाद हमें क्या दिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, सेल्फिंग कराएंगे ना, तो यही तो हमें दिखेगा। अब बाद में हमें देखिए क्या दिख रहा है, पुनेट स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जो हमें ये F2 जनरेशन मिला, ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन जो कि हमने सेल्फिंग कराई थी F1 जनरेशन में, इसमें हमें एक तो प्योर टॉल मिला, पीटी का मतलब प्योर टॉल, और एक हमें प्योर ड्वार्फ मिला। क्या मिला, प्योर ड्वार्फ। और हमने ये देखा कि हमें ये दो इम्प्योर टॉल मिले। क्या मिले, इम्प्योर टॉल। ओवरऑल अगर मैं टॉल की बात करूं तो कितने टॉल मिले भाई, एक प्योर और दो इम्प्योर, तो 3 प्योर टॉल मिले हमें, सॉरी 3 टॉल मिले, एक प्योर और 2 इम्प्योर, और एक प्योर ड्वार्फ मिला। तो हमने क्या देखा कि F1 जनरेशन में हमें सब क्या मिला था, टॉल, इम्प्योर टॉल, क्योंकि हमने प्योर टॉल लिया था और प्योर ड्वार्फ लिया था, उसकी क्रॉस करवाया था हमने। फिर मैंने F2 जनरेशन जब निकालने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ सेल्फिंग इन F1 जनरेशन, हमें क्या मिला, 3 टॉल और एक ड्वार्फ। अब मेरे बच्चों एक चीज समझने की जरूरत ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ये तो F2 जनरेशन है ही। अब मैं आपको बोलूंगा, जो मैं अभी आपको पढ़ाया था फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, अब मैं आपको बोलूंगा भाई F1 जनरेशन में तो सबके सब जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक था वो सेम था। अरे भाई, फिनोटिपिक रेशियो जो F1 में था वो क्या था, बोलिए जरा, 1 था ना, 1:1:1:1, सबके सब क्या थे, टॉल थे, 4 बने थे, और जीनोटिपिक रेशियो भी यही होगा। लेकिन इन F2 जनरेशन अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं, छोटा हो रहा, कुछ ज्यादा बड़ा लिखने दो, फिनोटिपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए, एक प्योर टॉल है और 2 इम्प्योर टॉल है तो टॉल, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3 टॉल और एक ड्वार्फ, 3:1। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। अब मैं अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या होता है मेरे बच्चों, गौर से, प्यार से, मोहब्बत की निगाह से आइए। जीनोटिपिक रेशियो में कि हमें जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट देखने हैं, इसमें हमें एलील को भी देखने हैं, समझ में आई बात। तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या, एक प्योर टॉल है भाई, बिल्कुल, 2 इम्प्योर टॉल है भाई, बिल्कुल, एक प्योर ड्वार्फ है भाई। तो हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, बोलिए जरा। जीनोटिपिक रेशियो में 1:2:1, बट फिनोटिपिक रेशियो में क्या था हमारा, 3:1।
अगर ये चीज आपने यहां समझ ली तो आप डायहाइब्रिड भी कर लेंगे, ट्राइहाइब्रिड भी कर लेंगे। बस आपको याद क्या रखना है कि इसमें 1 पेयर ऑफ ट्रैक्स एट अ टाइम इन अ क्रॉस, और डायहाइब्रिड की बात करेंगे तो 2 पेयर्स ऑफ ट्रैक्स, उसमें 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आप नोट डाउन करें फटक से, मैं इसे क्या करता हूं, मिटाता हूं। अब मोनोहाइब्रिड तो आपको समझ में आ गया। व्हाट इज द phenotypic ratio of monohybrid cross and what is the genotypic ratio in monohybrid cross in F2 generation। अब आप आराम से बता सकते हैं, ये मैंने मिटा दिया है, अगर ड्रॉ नहीं किया तो बैक जाके ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डायहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट, कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको समझना है जरा सा। मैंने बोला पेयर फैक्टर और यूनिट फैक्टर। व्हाट इज पेयर फैक्टर और यूनिट फैक्टर? मैंने बोला कि ईच जेनेटिक कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स। हर जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो एक यूनिट फैक्टर के पेयर से ही कंट्रोल होता है। जैसे स्मॉल टी 2 है, कैपिटल टी 2 है, उसे हम यूनिट फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? यूनिट फैक्टर। डोमिनेंस की अगर बात करें, डोमिनेंस क्या होता है? अभी मैंने आपको बोला इम्प्योर टॉल, आपने क्यों बोला था भाई? इम्प्योर ड्वार्फ आपने क्यों बोला? क्यों नहीं बोला आपने इम्प्योर ड्वार्फ? आपने इम्प्योर टॉल ही क्यों बोला? बिकॉज मैंने ये पढ़ा हुआ है डोमिनेंस में कि सर ये रूल है, मेंडल साहब ने बताया है कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर्स पाए जाएं तो उसमें से डोमिनेंट के पास एबिलिटी होती है एक्सप्रेशन की, रिसेसिव के पास नहीं होती, तो डोमिनेंट को ही शो अप किया जाता है। तो इसीलिए यहां पे देखिए, एबल टू एक्सप्रेस ओनली डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें कैपिटल टी ही डोमिनेंट होगा। समझ में आई बात? एक्सेप्शन है इसका, थोड़ा डोमिनेंस में याद रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें ये रूल फॉलो नहीं होता, और कोडोमिनेंस में ये रूल फॉलो नहीं होता। जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां भी याद दिलाऊंगा सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज आप देख लें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट करना। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना। अभी आपको यूनिट फैक्टर पढ़ा रखा है, तो यूनिट फैक्टर रैंडमली क्या होते हैं भाई? सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेम चीज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस यूनिट फैक्टर्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट रैंडमली। अब भाई इसको समझने से पहले आपको यहां पे ध्यान देना होगा, यूं दीजिए ध्यान आप। यूनिट फैक्टर मैंने लिया कैपिटल टी और कैपिटल टी। यूनिट फैक्टर एक मैंने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी का अगर मैं गैमेटोजेनेसिस करूं, तो हमें इसका क्या मिलेगा? कैपिटल टी ही मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, ये हमारा क्या है? गैमेट। अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर मैं गैमेटोजेनेसिस करूं तो हमें क्या मिलेगा? एक कैपिटल टी मिलेगा और एक स्मॉल टी मिलेगा। एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो हमने क्या देखा कि सेग्रीगेट कर गया रैंडमली यूनिट फैक्टर 1 and 2। तो ईच गैमेट रिसीव ओनली 1 फैक्टर ऑफ अ पेयर। हर गैमेट एक ही फैक्टर पेयर में से लिया है। सो गैमेट्स आर प्योर फॉर अ ट्रैप। इसके साथ कोई भी स्मॉल नहीं है, क्योंकि गैमेट होता ही हैप्लॉइड कंडीशन में है ना, तो ये क्या होते हैं? प्योर होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट, या फिर इसको हम लोग सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन। समझ में आई बात? अब वही चीज देखिए कि ईच गैमेट रिसीव ओनली 1 फैक्टर ऑफ अ पेयर, सो गैमेट्स आर प्योर फॉर अ ट्रैप, कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी सेग्रीगेशन। समझ में आई बात? चलिए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी समझ गया आपने, डोमिनेंस भी आपने समझ लिया, उसके बाद आपने पेयर फैक्टर यूनिट फैक्टर भी समझ लिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं
डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में तो भाई क्या लेने हैं हमें, बोलिए जरा। डायहाइब्रिड क्रॉस में टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, क्या लेंगे, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या लेना है, बोलिए जरा। डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या लेने हैं, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स एट अ टाइम इन अ क्रॉस। तो आइए हम इसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या, इनहेरिटेंस ऑफ टू, डाय मतलब टू, टू पेयर ऑफ contrasting traits at a time in a क्रॉस। एक क्रॉस में एक टाइम में हम क्या लेंगे, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड में हमने क्या लिया था, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। बच्चों समझने की बहुत जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं इतना चिक चिक के आपको बता रहा हूं। अब मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा मैं इसको मिटा दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि वो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। ये मोनोहाइब्रिड का कुछ कंक्लूजन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सेम चीज हमने पेरेंट जनरेशन लिया, पेरेंट जनरेशन। अब हमें क्या लेने हैं, हम क्यों लेंगे, मेंडल साहब ने लिया था। मेंडल साहब ने क्या लिया भाई, राउंड येलो। उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या लिया, राउंड येलो। इसका क्रॉस करवाया किससे, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ये पेरेंट जनरेशन है। तो राउंड को हम डिनोट करते हैं, बल्कि मेंडल साहब ने डिनोट किया था कैपिटल आर, और येलो को डिनोट किया कैपिटल वाई, स्मॉल वाई लग रहा है ये तो, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। और उनकी बाद रिंकल को इन्होंने डिनोट किया स्मॉल आर, क्योंकि राउंड का रिंकल है ना, रिसेसिव फॉर्म। और ग्रीन को उन्होंने बोला स्मॉल वाई। समझ में आई बात। अब इसमें पहला काम क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। अभी पढ़ाया ना यार, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अभी बताया ना मैंने, कैसे कैसे सेपरेट होगा गैमेट। तो चलिए एक ही कैरेक्टर आएगा, एक ही आएगा ना, इसमें से एक पेयर में से एक ही ट्रेट आएगा ना। तो अब देखिए, इसमें से आर आएगा और इसमें से वाई आएगा। इसमें जब हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे, यहां भी क्या कर रहे हैं हम, गैमेटोजेनेसिस। इसमें भी क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें आएगा आर और इसमें आएगा स्मॉल वाई आया इसमें से आर आया। समझ में आई बात। जब मैं इसको क्रॉस करवाता हूं तो हमें राउंड येलो दिखेगा, सब के सब हमें कैसा दिखेगा, राउंड येलो। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसा ही दिखेगा ना। ऑल आर कैसा रहेगा, और राउंड येलो। राउंड येलो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कैपिटल आर हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस तो उसे ही हम एक्सप्रेस करते हैं, और जब कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो तो सेम। इसीलिए क्या हो जाएगा, हाँ मैं मानता हूं कि ये प्योर राउंड नहीं है, प्योर येलो नहीं है, लेकिन इम्प्योर राउंड और इम्प्योर येलो तो है ना। तो इसीलिए ऑल राउंड येलो। अब जब मैं इसकी सेल्फिंग कराऊंगा, तो मुझे जितनी भी मिलेंगी उसको मैं पुनेट स्क्वायर में ही बताऊंगा। वैसे मैं ये फॉर्मूला बाद में बता दूंगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि कितने बनेंगे, लेकिन हमें कभी कभी ड्रॉ करना होता है कि बताना पड़ता है।
तो अगर मैं बताने की कोशिश करूं एक मोहब्बत की निगाह से, तो ये देखिए आप, ये देखिए मैं सेल्फिंग करा रहा हूं। जब मैं सेल्फिंग कराऊंगा तो यहां पर क्या आएगा, कैपिटल आर। जब मैं इसकी, देखो सेल्फिंग कराने में होता क्या है, एक बार ये कैपिटल आर को कैपिटल वाई से, एक बार कैपिटल आर को स्मॉल वाई से, एक बार स्मॉल आर को कैपिटल वाई से, एक बार स्मॉल आर को स्मॉल वाई से, फिर एक बार देखो, एक बार कैपिटल आर को कैपिटल वाई से, एक बार कैपिटल आर को स्मॉल वाई से, एक बार स्मॉल आर को कैपिटल वाई से, एक बार स्मॉल आर को कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। समझ में आई बात? तो हमें क्या दिखेगा, अच्छा मैं यहां पे थोड़ा सा समझा ही दूं, समझा ही दूं, नहीं तो मेरे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाएंगे। अच्छा हमें क्या दिखेगा भाई, F1 जनरेशन में हमें क्या दिखेगा, ये हमारा क्या था F1 जनरेशन, ये क्या था हमारा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में दिखेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि इसका मिक्सिंग कर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं इसकी सेल्फिंग करूंगा, इसकी अगर मैं सेल्फिंग करूंगा तो हमें क्या दिखेगा, एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई से, एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई से, एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई से, एक बार स्मॉल आर स्मॉल वाई से, है ना। तो जब हम कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ देंगे तो बोलिए ना क्या आएगा, अरे बोलिए ना, अब तो आ गया ना समझ में। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, जब मैं फिर इस कैपिटल आर को स्मॉल वाई से दूंगा तो बोलिए ना क्या आएगा दूसरी बार में, कैपिटल आर स्मॉल वाई। जब मैं ये स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ दूंगा तो बोलिए ना क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब जब मैं फिर ये स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ दूंगा तो बोलिए ना क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हमें करानी है क्या, सेल्फिंग, तो हमें इस तरफ भी रखने होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आया। अब आपको करना क्या है, पुनेट स्क्वायर में, क्यों ये F2 जनरेशन निकाल रहे हैं ना हम, F1 तो हमारा निकल गया, ये था F1 तो ये है ना, ये हमारा F1 ही है। अब मैं इसमें सेल्फिंग कर रहा हूं क्योंकि हमें F2 निकालना है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन निकालने के लिए मेरे बच्चों अब आते हैं हम यहां F2 जनरेशन निकालने के लिए, ये वाले पेन से, है ना, खूबसूरत पेन से, थोड़ा ग्रीन पेन से। अब करने आपको है, मैं एक लाइन करूंगा सिर्फ, फिर आपको बताने है कि कितने फिनोटाइपिक रेशियो कितने जीनोटाइपिक रेशियो है। मैंने जब इसको कराया तो मैंने देखा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर मैंने जब इसका देखा, इस लाइन को भरने की कोशिश की तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। डोमिनेंट को थोड़ा पहले लिखिएगा और रिसेसिव को बाद में लिखिएगा। फिर मैंने इस लाइन इससे मिला, इसको भरने की कोशिश की तो मैंने कहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर मैंने लास्ट में देखा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम आप भर लेंगे ना, आप पूरा भर लेंगे आप। जब आप पूरा भर लेंगे ना मेरे बच्चों, जब आप पूरा भर लेंगे ना, फिर मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे ना तो आपका फिनोटिपिक रेशियो जो होगा F2 जनरेशन में वो होगा 9:3:3:1। अगर आप जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो मैं यहां पे लिखूं जीनोटिपिक रेशियो, यहां पे लिख दूं थोड़ा जीनोटिपिक रेशियो, तो आपका जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 12:24:12:1। मतलब कि आप निकाल के देखिएगा, मैं नहीं निकालूंगा, पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा, आप निकाल के देखेंगे। आपका फिनोटिपिक रेशियो आएगा F2 में 9:3:3:1। और जब आप इसमें जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो 1:2:2:4:1:1:2:1:1। मतलब 12:24:12:1 मैंने याद किया था अपनी लाइफ में। अब इसको कौन याद रखेगा, 1:2:1:2 तो टफ हो जाता है। तो 12:24:12:1 क्या है, जीनोटिपिक रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। समझ में आई बात? तो आप ऐसे निकाल के देखेंगे, ये जो आप जीनोटिपिक रेशियो देख रहे हैं ना,
इसमें जो 1 है ना, ये कोई नहीं है, ये प्योर डोमिनेंट राउंड येलो जो है, प्योर राउंड येलो, कि आप पूरे के पूरे इसको थोड़ा सा एक बार ड्रॉ करेंगे, समझ में आएगा। फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैं इसको भी थोड़ा रफ करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ, बता देता हूँ F3 जनरेशन निकालने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, बस मैं इसको रफ करूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको F3 जनरेशन निकालना है, तो आपने क्या बोला था भाई, F2 जनरेशन तो हमारा ये निकला था, F2 जनरेशन तो मोनोहाइब्रिड में ये मिला था हमारा, एक प्योर टॉल था, दो इम्प्योर टॉल था, एक प्योर ड्वार्फ था, मतलब 3 टॉल था और एक ड्वार्फ था। अब मेरे बच्चों मेरी बात सुनो जरा, इसमें अगर आप सेल्फिंग करा दोगे F3 जनरेशन निकालने के लिए, क्या सब टॉल नहीं बनेंगे, ऑल टॉल नहीं बनेंगे, क्योंकि प्योर हैं तो ऑल टॉल ही बनेंगे, बिल्कुल। तो ये F3 जनरेशन हो गया। इस केस में अगर आप करोगे तो उस केस में फिर आपको क्या मिलेंगे, वही सेम चीज़, क्या, एक प्योर टॉल, दो इम्प्योर टॉल और एक ड्वार्फ। अगर इसमें करेंगे तो टोटली क्या मिलेंगे आपको, ड्वार्फ ही मिलेंगे। तो ये F3 जनरेशन हो जाएगा। सेम केस आप डायहाइब्रिड क्रॉस में भी अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, एक तो गैमेट का ये पता चला, ठीक है। एक होता है फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड की अगर मैं बात करूं, फॉर्क लाइन मेथड में क्या होगा कि कहानी कुछ ऐसे चलेगी, फॉर्क लाइन मेथड। तो फॉर्क लाइन मेथड में क्या होता है कि जो आपके ट्रैक्स दिए हुए हैं, जो पेयर में, जैसे मान लीजिए 2 पेयर ऑफ ट्रैक्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैक्स आपको दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं आपको बोलिए। एक आपको कैपिटल ए स्मॉल ए दिया हुआ है, कैपिटल बी स्मॉल बी दिया हुआ है ना। तो अब अगर आप इसका गैमेट निकालेंगे, है ना, इसका अगर गैमेट आप बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, एक तरफ कैपिटल ए लिखेंगे और नीचे में स्मॉल ए लिख देंगे। अब ये कैपिटल ए में एरो डाल देंगे ऐसे दो तरफ, एक तरफ कैपिटल भी लिख दीजिए, एक तरफ स्मॉल भी लिख दीजिए इसको, और स्मॉल ए में भी इस तरह कैपिटल डाल दीजिए, एक तरफ आप कैपिटल भी लिख दीजिए, एक तरफ आप स्मॉल ए लिख दीजिए। अब ऐसे जाइए आप, तो एक गैमेट तो हमारा क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल बी। एक गैमेट हमारा क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल बी। एक गैमेट हमारा क्या बना, स्मॉल ए कैपिटल बी। एक गैमेट हमारा क्या बना, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो मैं बोल सकता हूँ ना 1/4 मतलब 25% ये गैमेट, 1/4 मतलब 25% ये गैमेट, 1/4 मतलब 25% ये गैमेट, और 1/4 25% ये गैमेट। तो ये फॉर्क लाइन मेथड है। अगर सपोज डैट मैंने आपको यहां पे बहुत सारे पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मैंने दे दिया, सपोज डैट फॉर्क लाइन मेथड में मैंने आपको क्या क्या दे दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी दे दिया। ये फॉर्क लाइन मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। आपको करना क्या है कि भाई एक तरफ कैपिटल ए को लिखना है, एक तरफ स्मॉल ए को लिखना है, पहले वाले को, उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके बाद कैपिटल सी स्मॉल सी, उसके बाद कैपिटल डी स्मॉल डी। समझ रहे हैं? तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। फिर हम ऐसे जाएंगे, हमारा एक गैमेट एक ही बना के दिखाता हूं, सब आप तो खुद बना लेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। दूसरा गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए, दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। इस टाइप से आप फॉर्क लाइन मेथड से भी आप गैमेट बना सकते हैं। अच्छा, ये तो तब था जब आपको कलम उठाने की जरूरत पड़ी, तब जाकर के आप इस टाइप के गैमेट्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्क लाइन मेथड।
लेकिन आपके लिए डायरेक्ट वाली चीज भी है। अगर आपको टाइप ऑफ गैमेट निकालने हैं, टाइप ऑफ गैमेट निकालने हैं या फिर फिनोटाइपिक कैटेगरी, अब दोनों में से कोई निकाल लीजिए। जितना गैमेट जो जितने टाइप के होंगे उतना ही फेनोटाइपिक कैटेगरी भी होगा, ठीक है। तो अगर टाइप ऑफ गैमेट निकालने हैं, जैसे लीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये पेयर जो कंट्रास्टिंग में है तो आप इसको देख लीजिए, 1 और 2 हो गया ना, टोटल 2 पेयर कंट्रास्टिंग थ्रेड्स है ना। आप करना क्या है कि 2 पर पावर n कर देना है, 2 पर पावर n क्या बनेंगे हमें 4 गैमेट। अभी मैंने दिखाया था आपको 1/4 1/4। तो ये फॉर्मूला आप बहुत बेहतरीन से याद रखेंगे जैसे आप फिजिक्स में याद रखते हैं। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप की अगर हम बात करें, अगर आपको जीनोटाइप निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो n है ना आपका n, ये जो n था आपका, वो n को 3 पर रख देंगे बस। n आपका है क्या कि ये हेट्रोजाइगसिटी, ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है ना, ये तो ये देखिए कैपिटल ए ये तो होमोजाइगस हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस, कैपिटल बी होमोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस। तो ये जो हेट्रोजाइगोसिटी है इसे ही हम बोल रहे हैं क्या n। तो ये 2 पर जो आपने n रखा, ये क्या रखा हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये 3 पर जो आप n रख रहे हैं क्या रख रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए आपको क्या करना है 3 पर पावर n कर देना है। तो मान लीजिए इसका मैं अगर निकालूं तो 3 पर पावर क्या रख दीजिए 2, कितने हो जाएंगे 8, है ना, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ज़ायगोट प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग ऑफ अ जीनोटाइप। अगर आपको यह बताना है कि कितने ज़ायगोट बने हैं तो उसको निकालने के लिए 4 पर पावर n रख दो, 4 पर पावर इसी 4 पर पावर n रख दो, 4 पर पावर n, और n आपको क्या रहेगा दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए ना कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी यहां दिया हुआ है, तो आपको ऐसा भी तो हो सकता है कैपिटल सी स्मॉल सी दिया हो, तो अब यहां पर n क्या हो गया आपका 3, n इक्वल यहां क्या हो गया 3, तो n इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर्स यानी हेट्रोजाइगस पेयर। समझ में आई बात। तो इतनी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड हमने बहुत अच्छी तरीके से आज डिस्कस कर लिया, शायद आपको समझ में। आप किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन को। ट्राइहाइब्रिड भी आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, अगले क्लास में मैं वो भी दूंगा, वो भी कर दूंगा, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है ट्राइहाइब्रिड को। इसमें क्या करना है 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको लेने हैं बस। पहला काम गैमेटोजेनेसिस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करना है, गैमेट बना लेना है। जो गैमेट बनाने के बाद जो प्रोजेनी बनेगी हमारी वो F1 जनरेशन होगी, फिर उसमें सेल्फिंग करा देंगे, सेल्फिंग कराने के बाद जो जनरेशन हमारी आएगी वो F2 जनरेशन होगी, उसमें जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो हम देख सकते हैं। अब आपको इतना कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ आप निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट क्रॉस के साथ। ओके बच्चों, तो बाय।